तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल द एजुजाइम के आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों मैं हूं कृपाल और आप हैं मेरे साथ। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपने 11वीं कक्षा के बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इकाई 1 जीव जगत में विविधता, जिसमें हम लोगों ने देखा था 4 लेसन थे। पहला लेसन था जीव जगत, दूसरा जीव जगत का वर्गीकरण एवं तीसरा वनस्पति जगत तथा चौथा था प्राणी जगत। तो इन चारों को हम क्रम से एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कोई भी लेसन अगर स्टार्ट होता है तो उस लेसन के स्टार्टिंग में सबसे पहले एक साइंटिस्ट, जो कि जूलॉजिस्ट या बॉटनिस्ट दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसके बारे में दिया रहेगा। तो उनके बारे में हमें पहले जानना है। तो सबसे पहले लेसन, जो कि आपका पहला लेसन अभी हम लोगों ने देखा है, जीव जगत के नाम से है। तो जीव जगत लेसन से सबसे पहले इसमें एक साइंटिस्ट और हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। तो चलिए, इनमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है, थोड़ा बहुत इनकी जानकारी रखना हमें ज़रूरी है। तो पहला देखिए, यहाँ पर इनका जन्म 5 जुलाई 1904 को केम्पटन जर्मनी में हुआ था। इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकास परक जीव वैज्ञानिक थे। इनको 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है। और मेयर साहब ने 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से कला एवं विज्ञान में नौकरी प्राप्त की। और बाकी चीज़ें इनमें थोड़ा ध्यान देने लायक चीज़ें यहाँ पर देखिए, यहाँ नीचे इनके बारे में कुछ दिया गया है। इनको कुछ प्राइजेस दी गई हैं जो 3 ताज के नाम से जानी जाती हैं। 1983 में बालजन प्राइज़, 1998 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज़ और 1999 में कार्फूड प्राइज़। 3 प्राइज़ जो इनको दिए गए वो 3 ताज के नाम से जाने जाते हैं। तो इनकी कुछ प्राइजेस थी। अब देखिए, अगली लाइन में लिखा गया है, मेयर साहब 100 वर्ष की आयु में 2004 को स्वर्गवासी हुए। तो इनका कुल कार्यकाल देखिए, मतलब जीवन काल 100 वर्ष का रहा। तो मेयर साहब काफ़ी अच्छा जी लिए। अब तो रेयर केस में कोई इतना जी पाता है। चलिए, अब अध्याय 1 जो कि जीव जगत के नाम से है, तो हम इसके पहले पृष्ठ पर पहुंच चुके हैं। अब देखिए, जीव जगत लेसन को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम किन किन बातों को जानेंगे। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन मार्क लगा के दिया गया है कि अगर हम इस लेसन को पढ़ेंगे तो हम इतनी बातें जान लेंगे। जैसे सबसे पहली बात हम जानेंगे कि जीव क्या होते हैं, दूसरा जानेंगे जीव जगत में विविधता क्या है, और तीसरी बात जानेंगे वर्गीकी और संवर्ग, चौथा वर्ग की सहायता और साधन, इनके बारे में जानेंगे। तो जीव जगत के बारे में चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन को पढ़ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप लोग ध्यान से केवल पढ़ते रहिए बस। तो यहाँ पर देखिए, पहले ही क्वेश्चन है, जीव जगत कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवड़ीय, मीठी झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरने, जीव मतलब सभी जगहों पर रहते हैं। जितने ही जगह यहाँ पर गिनाए गए हैं, इन सभी जगहों पर जीव पाए जाते हैं। रेयर से रेयर कंडीशन में भी जीव मिलते हैं। वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सर पर दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते हुए फूल तथा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मयकारी तथा चमत्कार का आवाहन करती है। वास्तव में चमत्कार तो है ही। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे जीव क्या है। बाकी जो हम जितने भी जीवों को देख रहे हैं इधर उधर, तो आखिर में जीव वर्ड है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे।
तो अब यहाँ एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है, जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम प्रायः जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। मतलब किसी भी जीव के बारे में अगर हम बताना चाहते हैं कि जीव कौन सी वस्तु है जो जीव कहलाएगी, तो जीव कहलाने के लिए सबसे पहले हम उसके लक्षणों की विवेचना करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर किसी जीव के अंदर वृद्धि हो रही है किसी वस्तु के अंदर, तो जीव कहा जा सकता है। जनन अगर कोई वस्तु कर रही है तो उसको जीव कह सकते हैं। पर्यावरण के प्रति संवेदना का अगर पता किसी को लग रहा है तो वो जीव है। ये सब बातें हमारे दिमाग में तुरंत आ जाती हैं। तो और देखिए यहाँ पर बताया गया है, आप इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गम आदि को भी जोड़ सकते हैं। जैसे अगर कोई भी जीव है तो सबसे पहला लक्षण उसका वृद्धि करना, दूसरा लक्षण जनन करना, तीसरी बात पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना, और चौथी बात हम यहाँ जोड़ सकते हैं कि उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उपापचयी क्रियाएं होंगी, वह अपने जैसा जीव बना लेगा और स्वयं को संगठित करने की क्षमता उसके अंदर होगी। अगर ये सब बातें हैं तो हम उसको जीव कह सकते हैं लक्षणों के आधार पर। अब चलिए इनको विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली जो काली मोटी लाइन लिखी गई है, सभी जीव वृद्धि करते हैं। अब सभी जीव वृद्धि करते हैं, इसको हमें देखना है बहुत अच्छे से कि आखिर में क्या वे सभी जीव या क्या वे सभी वस्तुएं जो वृद्धि करती हैं वास्तव में जीव होती हैं या नहीं, या वे वस्तुएं जो वृद्धि नहीं करती हैं क्या वे जीव नहीं होती, तो इनके बारे में जानना है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण हैं। द्वियुग्मी का मतलब दो प्रकार से ही कोई जीव वृद्धि कर सकता है, या फिर वो संख्या में बढ़ेगा या अपने बॉडी वेट को बढ़ाएगा, मतलब अपने शरीर के भार को बढ़ाएगा। अगर किसी मनुष्य या किसी वस्तु का शरीर का भार बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसमें वृद्धि हो रही है, मतलब उसके अंदर एक जीव का लक्षण मिल रहा है, या वह अपने जैसे अन्य जीव बना रहा है, अपने जैसे अन्य संतानें पैदा कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर जीव के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ वृद्धि समझ में आई, दो प्रकार से हो सकती है वृद्धि। एक तो जीव अपने स्वयं के शरीर की वृद्धि, मतलब अपने स्वयं का भार बढ़ाएगा, दूसरे तरीके से वो अपने जैसे अन्य संतानें उत्पन्न करेगा जिसमें संख्या में वृद्धि होगी। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। जैसे अगर कोई बहुकोशिकीय जीव है, जैसे मनुष्य को ले लीजिए, तो बहुकोशिकीय जीव है मनुष्य, इसके अंदर कोशिका विभाजन होता रहता है, लेकिन मनुष्य के अंदर एक क्षमता ऐसी पाई जाती है कि निश्चित उम्र तक ही उसका शरीर वृद्धि कर सकता है। लेकिन पौधों और पेड़ में ऐसी बात नहीं होती। पेड़ पौधे जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं, और ये पेड़ पौधे जो बढ़ते हैं या कोई जीव के शरीर में वृद्धि होती है, तो वृद्धि कैसे होती है, ये कोशिका विभाजन की क्रिया द्वारा संपन्न होती है। हमारे शरीर में या कोई भी जीव है तो उसके शरीर में निरंतर कोशिका विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन के द्वारा नई कोशिकाएं बनती हैं, जिनके कारण जीव के शरीर की वृद्धि होती रहती है। इस प्रक्रिया को देखिए यहाँ बताया गया है, पात्रे संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकते हैं। पात्रे संवर्धन का मतलब किसी एक छोटे से बर्तन में किसी कोशिका का उचित एंजाइम्स और अन्य ऐसे पदार्थ जो कोशिका के विभाजन को उत्प्रेरित करते हैं, उनके साथ में अगर रख के कोशिका का विभाजन करवाया जाए और उससे जो कोशिकाएं बने उनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से गिन सकते हैं। अब देखिए यहाँ बताया गया है, अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। जैसे अगर किसी का बॉडी वेट बढ़ रहा है तो उसके अंदर वृद्धि हो रही है। फिर यदि हम भार को वृद्धि का विलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए पर्वत है या रेत के टीले हैं, तो पर्वतों का भी भार समय के साथ दिन पर दिन बढ़ता रहता है। जैसे बालू का टीला ही है मरुस्थल में, तो उसके ऊपर जब हवाएं चलती हैं, रेत उड़ती है
और उसके ऊपर बैठती है। इसके कारण रेत के टीले का आकार बढ़ता है। तो क्या वो जीव है? बिल्कुल जीव नहीं है। तो ये बात सरासर गलत है कि हम वृद्धि के लक्षण को लेकर ये डिसाइड करें कि कोई वस्तु जीव है। एक लक्षण है जीव का, लेकिन किसी एक लक्षण के आधार पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि अमुक वस्तु जीव है। अब देखिए, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है। हाँ, एक अंतर है वृद्धि में। जैसे मान लीजिए निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव वस्तु के ऊपर बाहर से कोई वस्तुएं पड़ रही हैं। जैसे बालू का टीला वृद्धि कर रहा था, तो किसके कारण? रेत उड़कर पड़ती थी, जिसके कारण बालू का टीला वृद्धि करता था। तो उसके ऊपर मतलब पहले से जितना था उसके ऊपर और बढ़ा, मतलब बाहर से वृद्धि हुई। बल्कि जीवों में देखिए अंदर की ओर से वृद्धि होती है। जीव भोजन करेगा, इसके बाद में उसको पौष्टिक तत्व और एनर्जीज मिलेंगी, जिसके कारण उसके अंदर सेल डिवीजन होगा और उस सेल डिवीजन के कारण नई कोशिकाएं बनेंगी और उसकी वृद्धि होगी। मतलब जीवों में वृद्धि अंदर से बाहर की ओर होती है और निर्जीवों में बाहर से अंदर की ओर। तो ये लक्षण होगा। तो देखिए, अब हमें इतना अध्ययन करने के पश्चात ये मालूम हुआ कि कोई एक लक्षण, जैसे कि वृद्धि वाला लक्षण जो इसमें बताया गया था, तो केवल वृद्धि के आधार पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई वस्तु जीव है अथवा निर्जीव। तो हम लोगों ने वृद्धि के लक्षण के आधार पर जीवों को पहचानना सीख लिया है। अब हम अगले वीडियो में अगले किसी लक्षण के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया है या आपको जानना है, तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं उसका पूरा का पूरा अच्छे से आपको समझाने का अगले वीडियो में प्रयत्न करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, टाटा बाय बाय, नमस्कार। तो चलता हूँ, फिर मिलूँगा।